नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है वो बीएससी फिजिक्स ऑनर्स के फोर्थ सेमेस्टर में जनरली इंक्लूड किया गया है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो ये हम लोग चैप्टर 1 से और आगे की तरफ बढ़ते चलेंगे। चैप्टर 1 में हम लोग कुछ स्पेसिफिक टॉपिक जैसे डिस्प्लेसमेंट करंट, कंटिन्यूटी इक्वेशन, मैक्सवेल्स इक्वेशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पॉइंटिंग वेक्टर और पॉइंटिंग थ्योरम को इंक्लूड किया है। तो एक एक करके हम लोग टॉपिक देखते चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है, इसको समझने के लिए पहले हम लोग एक इस सरफेस के अंदर कोई एक वॉल्यूम भी पकड़ लेंगे, ठीक ना। एक क्लोज सरफेस एस पकड़ा, जिसके अंदर कोई एक वॉल्यूम भी इंक्लूड करके रखा हुआ है। अब ये मान लिया जाए कि इस सरफेस का एक छोटा सा एलिमेंट ds पकड़ा गया जहाँ पर करंट डेंसिटी j है। तो करंट डेंसिटी हम लोग जानते हैं कि करंट बाई एरिया होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग को करंट निकालना है तो ये हो जाएगा एरिया इंटू करंट डेंसिटी। तो अगर मान लिया जाए कि जे सरफेस से कितना करंट पास कर रहा है ये निकालना हो तो करंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यही करंट डेंसिटी इंटू एरिया। यहाँ पर एन कैप एरिया से वेक्टर को हटाकर हम लोग एक यूनिट वेक्टर एन कैप ले लिया गया है जो डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है करंट डेंसिटी के। तो अगर मान लिया जाए कि ये करंट जो है सरफेस के अंदर एंटर हो रहा है तब ये करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये नेगेटिव साइन इसलिए ले लिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम के हेल्प से। तो गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम ये कहता है कि किसी वेक्टर के सरफेस इंटीग्रेशन को हम लोग उसके डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रेशन में आराम से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यही काम यहाँ पर किया गया। नेगेटिव साइन हम लोग जानते हैं कि सरफेस के अंदर करंट एंटर कर रहा है, इसीलिए एक्सप्रेस किया गया। अब इस करंट को हम लोग दूसरे एक और लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। किस तरह से कि अब सरफेस के अंदर चार्ज जब एंटर कर रहा है या वॉल्यूम के अंदर जब चार्ज एंटर कर रहा है तो इसके कारण क्या होगा कि टोटल चार्ज का वैल्यू इंक्रीज करेगा उस वॉल्यूम के अंदर, यानी चार्ज का रेट इंक्रीज होगा विथ टाइम। और इसी रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो करंट इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा। अब Q को हम लोग जानते हैं, हम लोग ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जानते हैं जो चार्ज बाई वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से अगर चार्ज निकालना है तो हो जाएगा हम लोग का रो इंटू भी, यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पर क्या किया गया, हम लोग ये ऊपर वाले एक्सप्रेशन में चार्ज को यही रो इंटू डी वी से रिप्लेस कर दिया गया। अब ये डी बाई डी टी वाला जो टर्म था इसको इंटीग्रेशन के अंदर लेकर पार्शियल डिफरेंशिएशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया गया, यानी डेल रो बाई डेल टी डी बी को जैसे का तैसे रख दिया गया। अब देख रहे हैं तो करंट का वैल्यू इधर ये आ रहा है, इस साइड में इस फॉर्म में आ रहा है। तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि सेम सरफेस के अंदर एंटर करने वाले करंट्स हैं ये। तो यानी करंट और एक ही करंट है, ये दो हम लोग अलग अलग तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक चार्ज के टर्म में और एक हम लोग करंट डेंसिटी के टर्म में। तो ये वाला टर्म जो होगा इसके इक्वल हो जाएगा। दोनों को एक साइड अगर कर लिया जाए तो हम लोग का दोनों टर्म पॉजिटिव हो जाएंगे और डी भी जो है हम लोग बाहर की तरफ ले लेंगे तो हम लोग का कुछ इस तरह का टर्म मिल जाएगा। अब ये जो एक्सप्रेशन है वो किसी भी वॉल्यूम भी के लिए करेक्ट होगा, ट्रू होगा। तो यानी ये भीतर वाला जो टर्म है ये इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, यानी डेल डॉट जे प्लस डेल रो बाई डेल टी इक्वल्स टू जीरो। इसी को हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। अब मान लिया जाए कि अगर करंट हम लोग का स्टैटिक करंट है या स्टेडी करंट है तो स्टेडी करंट में हम लोग डेल्टा का वैल्यू कांस्टेंट जानते हैं, यानी करंट डेंसिटी कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, हम लोग का जीरो हो जाएगा, यानी स्टेडी करंट के लिए हम लोग का डेल डॉट जे का वैल्यू जीरो होता है। तो स्टेडी करंट के लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो जाता है यही कि डेल डॉट जे का वैल्यू ज़ीरो, ठीक है। तो हम लोग का इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी गया। हमेशा एक बात याद रखेंगे कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ठीक ना। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ठीक है। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं हम लोग प्री मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, यानी मैक्सवेल के इक्वेशन सब के पहले हम लोग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो
और मैग्नेटिज्म में जो सब लॉ थे उनको किस तरह से हम लोग पढ़ते थे, या उनका कॉम्बिनेशन। यानी हम लोग मैक्सवेल के लॉ को ही अलग अलग फॉर्म में पढ़ते थे, डिस्क्रीट फॉर्म में थे। बाद में मैक्सवेल ने उनको यूनिफिकेशन करने का, एक साथ लिखने का काम किया। तो कौन कौन से लॉ थे? पहला हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉसेस लॉ जरूर पढ़े हैं, जो कहता है डेल डॉट डी इक्वल्स टू रो, या डेल डॉट ई इक्वल्स टू रो बाई एप्सिलॉन। ये हम लोग जानते हैं। ये गॉसेस का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लॉ है उसका डिफरेंशियल फॉर्म है ये, ठीक है। डी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट वेक्टर के नाम से जानते हैं, ठीक ना। और सेकंड जो है ये भी गॉसेस लॉ का मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फॉर्म है। मैग्नेटिज्म में हम लोग ये फॉर्म यूज़ करते हैं, डेल डॉट बी इक्वल्स टू जीरो, और बी इक्वल्स टू म्यू एच होता है। और अच्छा, ये बात भी याद रखेंगे कि हम लोग डेल डी और ई किस तरह से रिलेटेड हैं। तो ई इक्वल्स टू होता है डी इंटू एप्सिलॉन होता है, ठीक ना। इस तरह से बी इक्वल्स टू म्यू एच होता है। तो म्यू कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से डेल डॉट एच इक्वल्स टू जीरो। हम लोग एच जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरह, या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की तरह हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक ना। मैग्नेटिक इंटेंसिटी जिसको सिंपली कहा जाता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक। तो अब फिर थर्ड जो लॉ है वो फैराडे लॉ का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉर्म है, जो डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस डी बी बाई डी टी। ई जो है हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। या फिर बी को अगर हम लोग म्यू इंटू एच के फॉर्म में लिख दिया जाए तो डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस म्यू इंटू डेल एच बाई डेल टी हो गया, ठीक है। फोर्थ जो लॉ है ये हम लोग का एम्पियर सर्किटल लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म है, जो डेल क्रॉस बी इक्वल्स टू म्यू जे होता है, और अगर म्यू को इधर ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे हो जाएगा। तो ये चार लॉ हम लोग मैक्सवेल्स के पहले भी पढ़े हुए हैं, मतलब मैक्सवेल के इक्वेशन देने के पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन क्या मैक्सवेल ने इनमें से ये जो फोर्थ जो फॉर्म, मैक्सवेल ने इनको एक साथ लिखने का काम किया, और फोर्थ वाले में कुछ एरर देखा जिसको उसने मॉडिफाई करने का काम किया। यही मैक्सवेल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, और इसी पर जाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पूरा बेस्ड हुआ। ये करेक्शन के बाद जो चारों लॉ जो बने, चारों जो फॉर्म मिले, उन पर पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बेस करके। तो देखते हैं क्या है। तो मैक्सवेल का कंट्रीब्यूशन हम लोग देखते हैं कि मैक्सवेल ने क्या कंट्रीब्यूट किया। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या मैक्सवेल ने किस तरह से दिखाया कि क्या एरर है और उसको कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन फोर्थ जो है, ये वाला फोर्थ जो है, दोनों तरफ हम लोग डाइवर्जेंस ले लेते हैं, यानी डेल डॉट डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू डेल डॉट जे, ये हम लोग ले लिया गया, ठीक ना। अब हम लोग एक बात जानते हैं कि किसी भी कर्ल का डाइवर्जेंस ऑलवेज ज़ीरो होता है। ये वेक्टर का सिंपल सा बात है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज़ ऑलवेज ज़ीरो, ठीक ना। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑलवेज ज़ीरो। तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो गया, यानी डेल डॉट जे भी जीरो हो गया, यानी ओवरऑल एक्सप्रेशन हम लोग का जीरो हो गया। अभी थोड़ा देर पहले ही पढ़े कि अगर करंट स्टेडी होता है तभी जाकर डेल डॉट जे का वैल्यू ज़ीरो होता है, तो ये बात दिमाग में रखेंगे। लेकिन अगर करंट स्टेडी नहीं होगा तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉलो होगा, यानी डेल डॉट जे इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल रो बाई डेल टी हो जाएगा, ठीक ना। तो यहीं पर हम लोग देख रहे हैं कि एक वो जो फोर्थ नंबर इक्वेशन था उससे डेल डॉट जे इक्वल्स टू जीरो हो जा रहा है, और जबकि वहाँ पर कुछ नहीं कहा गया कि स्टेडी करंट है या नहीं, और हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से मिल रहा है डेल डॉट जे इक्वल्स टू माइनस डेल रो बाई डेल टी। तो ये दोनों टर्म जो है एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर दे रहे हैं। ये ज़्यादा परफेक्ट लॉ है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, यानी एरर कुछ ना कुछ ये इस इक्वेशन में है, इस इक्वेशन में, यानी इस इक्वेशन में कुछ ना कुछ एरर है। तो वो उस एरर को आइडेंटिफाई किया मैक्सवेल ने, और इसको करेक्ट करने का कोशिश किया। तो मैक्सवेल ने कैसे इसको करेक्ट किया ये थोड़ा हम लोग समझते हैं। मैक्सवेल ने ये इक्वेशन लिया, यहाँ पर जो रो था, रो को मैक्सवेल ने ये फर्स्ट जो लॉ जो था, यानी गॉस लॉ का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का गॉसेस जो लॉ था उसका डिफरेंशियल फॉर्म, उसको यूज़ किया। तो उसने क्या किया कि ये रो के जगह पर डेल डॉट डी को ले लिया, तो यहाँ पर डेल डॉट डी को रो को डेल डॉट डी से रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये
डेल को बाहर की तरफ ले लिया गया और डेल बाई डेल्टा बाई डेल टी को अंदर की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया गया, ठीक ना। ओके, अब इन दोनों को एक साइड कर लिया गया, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो डेल कॉमन ले गया तो डेल डॉट जे प्लस डेल डी बाई डेल टी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये वाला जो फॉर्म है यहाँ से हम लोग को क्लियर हो रहा है कि मैक्सवेल ने क्या किया, अब जो ये जे जो था, जे को रिप्लेस कर दिया किससे, जे प्लस डेल डी बाई डेल टी से, ठीक ना। और ये हम लोग देख रहे हैं किससे है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पर बेस्ड है। यानी जो ये 4th नंबर इक्वेशन था उसमें जो जे है उसको अगर ये जे प्लस डेल डी बाई डेल टी से रिप्लेस कर दिया जाए तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को आराम से 4th नंबर इक्वेशन फॉलो कर लेगा। तो मैक्सवेल ने ये जे जो एम्पियर सर्किटल लॉ में था उसको जे प्लस डेल डी बाई डेल टी से रिप्लेस कर दिया, और इस तरह से जो 4th लॉ वो उसमें क्या मॉडिफिकेशन हो गया, 4th लॉ ऐसे नॉर्मल था डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे, तो यहाँ पर हम लोग का आ गया डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे प्लस डेल डी बाई डेल टी, ठीक ना। जे को जे प्लस डेल डी बाई डेल टी से रिप्लेस कर दिया। अब हम लोग जानते हैं कि डी का जो वैल्यू होता है वो एप्सिलॉन ई होता है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन ई रख दिया गया, ठीक ना। तो इस तरह से ये जो स्टेडी स्टेट फेनोमेना के लिए ये इक्वेशन वैलिड देखा गया, और साथ ही साथ देखा गया कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को भी फॉलो करता है। तो ये इक्वेशन हम लोग का मैक्सवेल का नया फॉर्म हो गया, एम्पियर सर्किटल लॉ का नया फॉर्म हो गया मैक्सवेल के द्वारा। यहाँ पर जो डेल डी बाई डेल टी था उस टर्म को डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी के नाम से जाना गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी और क्या है और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, ये थोड़ा हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट एक नॉर्मल कन्वेंशनल जो करंट है, जो जिसको हम लोग कंडक्शन करंट कहते हैं, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये डिफरेंस जो है एग्ज़ाम में भी पूछता है, और साथ ही साथ पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है। तो इसको समझने के लिए क्या किया गया कि कैपेसिटर ले लिया गया, चार्ज्ड कैपेसिटर। कैपेसिटर के दोनों प्लेट को क्या कर दिया गया कि एक तार से जोड़ दिया गया। तार से जोड़ दिया गया तो देखा गया कि उस वायर से करंट पास होना शुरू हो गया है। अब ये करंट जो होगा उसको हम लोग कैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज के फॉर्म में लिख सकते हैं, आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। और ये करंट क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट्स था, ठीक। तो क्लियर बात ये। अब Q जो है वो क्या, पॉजिटिव प्लेट पर जो चार्ज है उसके वैल्यू के बराबर देखा गया, ठीक ना। अब हम लोग जानते हैं दोनों प्लेट के बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन 0 A होता है। अगर हम लोग बीच में कुछ नहीं मटेरियल पकड़े हैं, वैक्यूम पकड़े हैं, तो इसी कारण एप्सिलॉन 0 ले लिया गया। तो यहाँ से Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, E इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू ए। ये हम लोग कैपेसिटर कैपेसिटेंस में देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के कैपेसिटर निकाल पाते, तो Q के जगह पर हम लोग क्या कर लेते हैं, E इंटू एप्सिलॉन 0 A रख देते हैं। तो ये ऊपर वाले इक्वेशन को ले लिया गया, Q के जगह पर ये यहाँ से वैल्यू ये पुट कर दिया गया। पुट कर देने के बाद हम लोग जानते हैं कि एप्सिलॉन 0 A ये सब कॉमन आ जाएगा। पकड़ लिया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का वेरिएबल है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टर्म डेल ई बाई डेल टी रह गया। अब एप्सिलॉन 0 को अगर ई के साथ रख देंगे तो डी से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन ई होता है। तो ये हम लोग का आ गया ए इंटू डेल डी बाई डेल टी। अब डेल डी बाई डेल टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये आई बाई ए लिख सकते हैं, ठीक ना, करंट बाई एरिया। तो आई बाई करंट बाई एरिया हम लोग जानते हैं करंट डेंसिटी कहलाता है, यानी डेल डी बाई डेल टी भी क्या है, एक तरह का करंट डेंसिटी है। लेकिन इस करंट डेंसिटी और नॉर्मल करंट डेंसिटी में क्या डिफरेंस है, तो ये जो डेल डी बाई डेल टी है एक ऐसे करंट का डेंसिटी है जो स्पेस से भी पास कर स्पेस से पास कर सकता है, इंक्लूडिंग वैक्यूम बिटवीन द चार्ज प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। चार्ज प्लेट वो जो कैपेसिटर के प्लेट थे उनके बीच तो खाली स्पेस था, तो वहाँ से भी पास कर सकता है। ऐसे करंट का ये करंट डेंसिटी है, और ऐसे करंट को ही हम लोग कंडक्शन करंट के नाम से जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट के नाम से जानते हैं, सॉरी।
तो डिस्प्लेसमेंट करंट को इस तरह से किस तरह से डिफाइन किया जाता है, तब हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन बहुत ज़रूरी है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट को इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि ये एक ऐसा करंट है जो इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के कारण जनरेट होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरिएबल हो तब, ठीक ना। यानी किसी वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसके लिए जो करंट डेवलप्ड होता है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट के नाम से जानते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट करंट और कन्वेंशनल करंट या जो कंडक्शन करंट है उसमें हम लोग डिफरेंस, एक तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, दूसरा लिखा जा सकता है कि कंडक्शन करंट कभी भी वैक्यूम वैक्यूम से प्रोपागेट नहीं कर सकता, उसके लिए मटेरियल मीडियम मतलब कंडक्शन मीडियम ज़रूरी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट करंट वैक्यूम से भी प्रोपागेट कर सकता है, ठीक ना। तो ये कुछ डिफरेंस हम लोग और दोनों के जनरेशन में डिफरेंस हम लोग देख सकते हैं, जैसे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन और उधर चार्ज का वेरिएशन, ये हम लोग स्टडी कर और एक दो डिफरेंस हम लोग देख सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं तो मैक्सवेल्स इक्वेशन किस तरह से फॉर्म हो गया, मैक्सवेल इक्वेशन क्या बने तब। तो पहला इक्वेशन हम लोग पहले देखे, इसमें कोई करेक्शन नहीं किया गया, दूसरा भी जो था वही डेल डॉट बी इक्वल्स टू जीरो या डेल डॉट एच इक्वल्स टू जीरो। थर्ड ठीक है, डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस डी बी बाई डी टी या डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस म्यू डेल एच बाई डेल टी। और फोर्थ था डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे डेल डी बाई डेल टी या डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे एप्सिलॉन डी ई बाई डी टी, ठीक है। तो ये हम लोग के चार लॉ हुए, चौथे लॉ में बस हम लोग जो नॉर्मल लॉ पढ़े थे उसमें से करेक्शन किया गया, ठीक है। तो ये मैक्सवेल्स के चारों लॉ है, ठीक है। अच्छे से इसको याद रख लेंगे क्योंकि आने वाले लेसन्स में इन्हीं को हम लोग को यूज़ करना है, इन्हीं पर बेस करके सब आगे चीज़ें पढ़नी है। तो अब देखा जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ से चला आया। मैक्सवेल ने मैक्सवेल्स इक्वेशन देने के साथ साथ यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जिक्र या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कहाँ से चली आई ये हम लोग देखते हैं। तो एक बात मैक्सवेल ने इंडिकेट किया क्या कि अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का टाइम वेरिएशन लेते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को पा लेते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम वेरिएशन देखते हैं तो हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड मिल जाता है, ठीक ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम वेरिएशन करने पर मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का टाइम वेरिएशन करने पर अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, ठीक ना। तो मैक्सवेल ने इसी सिमेट्री को स्टडी किया और प्रेडिक्ट किया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेरी करे टाइम के रिस्पेक्ट में तो एक तरह का डिस्टरबेंस जनरेट होता है इन दोनों के टाइम के साथ वेरिएशन के कारण, और उस डिस्टरबेंस को ही क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिया गया। और ये जो डिस्टरबेंस है वो आसानी से स्पेस के किसी एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक प्रोपागेट कर सकते हैं, ठीक ना। और ये जो डिस्टरबेंस था इनके प्रोपागेशन के लिए कोई मटेरियल मीडियम की ज़रूरत भी नहीं थी, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव से जनरेट होने के कारण इनका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रखा गया, ठीक ना। क्लियर बात। यानी मैक्सवेल ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड से जनरेट कर सकते हैं। अब इन दोनों के वेरिएशन को जब स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन को अगर हम लोग ऐड करें, उनका सुपरपोजिशन किया जाए तो मीडियम में डिस्टरबेंस जनरेट हो जाता है, या एक तरह का डिस्टरबेंस क्रिएट होता है जो आसानी से स्पेस के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक प्रोपागेट कर सकता है बिना किसी मीडियम का, बिना किसी माध्यम का। और इस तरह के वेरिएशन को, इस तरह के डिस्टरबेंस को उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम दिया। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपागेशन को थोड़ा बहुत दिखाने का कोशिश किया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, देखिए जो थोड़ा ब्लू कलर के हैं वो हम लोग के मैग्नेटिक फील्ड हैं, और जो ये केसरिया कलर का, सैफरन कलर का जो है थोड़ा बहुत, या ऑरेंज कलर का समझ लीजिए, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर वैरी भी कर रहे हैं टाइम के साथ, और तो उनका सुपरपोजिशन करने से जो ओवरऑल स्ट्रक्चर जनरेट हो रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डेफिनेशन क्या दिया जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक इस तरह का ट्रांसवर्स वेव है जो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड
जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपागेट करें तो उनके सुपरपोजिशन से जनरेट होता है, ठीक ना। यानी वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब को एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रहे हो, उनका सुपरपोजिशन को मिला दिया जाए, तब जो वेव जनरेट होगा उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उस इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होते हैं, उस मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होते हैं, और जिस प्लेन में ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं ये उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हैं वो बहुत तरह के देखने को मिले। एक सीरीज़ तैयार किया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जहाँ पर वेव्स को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी के क्रम में सजाया गया, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बहुत सारे वेव हैं जिनको हम लोग यहाँ पर ड्राइंग में दिखाया गया है। जो यहाँ पर हम लोग ये लो फ्रिक्वेंसी से हाई फ्रिक्वेंसी की तरफ दिखाया गया है, और नीचे की तरफ लो वेवलेंथ से हाई वेवलेंथ से लो वेवलेंथ की तरफ दिखाया गया है, ठीक ना। तो इसको याद रखने का एक छोटा सा फार्मूला हम लोग याद रखेंगे, RMI/UXG, ठीक ना, RMI/UXG। आर से रेडियो वेव, एम से माइक्रोवेव, आई से इंफ्रारेड वेव, यू से यूवी रे, एक्स से एक्सरे, जी से गामा रे। ये क्या किया गया है कि वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया गया, RMI/UXG, यानी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड का, और धीरे धीरे वेवलेंथ कमते जाएगा, और गामा का सबसे कम वेवलेंथ होगा। और फ्रीक्वेंसी के टर्म में देखा जाए तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगी रेडियो की, और इस तरह से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते जाएगा, और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाएगी गामा रे की, ठीक ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज़ हम लोग अच्छा यहाँ पर ये याद रखेंगे, ऊपर की तरफ हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी का रेंज दिया गया है, नीचे की तरफ मीटर में वेवलेंथ का ऑर्डर दिया गया है। तो ये वेवलेंथ और ये सब याद रखेंगे। सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी वैक्यूम में सेम होता है, सभी एनर्जी और मोमेंटम कैरी करती हैं, और इनके प्रोपागेशन के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको अच्छे से दिमाग में रखेंगे। अब पढ़ते हैं हम लोग पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में। पॉइंटिंग वेक्टर नाम से ही पता चल रहा है, पॉइंट करने वाला, डायरेक्शन दिखाने वाला वेक्टर। तो हमेशा कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम लोग पॉइंटिंग वेक्टर का यूज़ करते हैं। इसका डेफिनेशन कैसे देते हैं, ये कहलाता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, जब एरिया जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नॉर्मल हो तब। यानी मान लिया जाए कोई एक वॉल है, उससे अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रही है, तो उस वॉल के नॉर्मल एक छोटा यूनिट एरिया पकड़ लिया जाए, तो उसे पर यूनिट टाइम में जितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी निकलेगा उसी को हम लोग पॉइंटिंग वेक्टर के नाम से जानते हैं। पॉइंटिंग वेक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट से दिखाया जाता है, और इसको एस से इंडिकेट किया जाता है, यानी एस इक्वल्स टू हो गया ई क्रॉस एच। यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है, और जिस डायरेक्शन में ये जिस प्लेन पर ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लाई करते हैं उसके भी परपेंडिकुलर हैं। यानी ये सीधे तौर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन को दिखाता है, ठीक है। अच्छा, अब पॉइंटिंग वेक्टर का यूनिट जो होता है वो वाट पर मीटर स्क्वायर होता है, ये बात याद रखेंगे। अब आखिरी जो टॉपिक है वो है पॉइंटिंग्स थ्योरम। पॉइंटिंग्स थ्योरम क्या कहलाता है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी एक मैटर से, किसी एक मीडियम से या वैक्यूम से मीडियम से जब प्रोपागेट करता है, तब क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को, या वैक्यूम से भी जब जाता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को कैरी करके ले जाता है। मीडियम रहेगी तो एनर्जी ट्रांसफ़र करते हुए जाता है। तो ऐसे केस में लॉ ऑफ देखा गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉलो होता है। इसी को हम लोग पॉइंटिंग थ्योरम के नाम से जानते हैं। यानी पॉइंटिंग थ्योरम का एक सिंपल सा अर्थ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसके लिए हम लोग इस इक्वेशन को हम लोग प्रूव करते हैं, देखते हैं कि क्या है पॉइंटिंग थ्योरम। तो इसके लिए मैक्सवेल के जो लास्ट दो इक्वेशन थे उनको लिया गया, यानी डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस डेल बी डेल टी, और डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे डेल डी डेल टी। ये दोनों लॉ यूज़ किए गए। उसके बाद हम लोग एक वेक्टर आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, डेल डॉट ए क्रॉस बी वाला जो आइडेंटिटी है वही यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी उसी तरह से डेल डॉट ई क्रॉस एच ले लिया गया। तो यहाँ पर एच पहले, फिर डेल क्रॉस ई चला आएगा, एच डॉट डेल क्रॉस ई,
फिर अब क्या करेंगे, ई माइनस देकर ई आगे चला आएगा, डॉट डेल क्रॉस एच चला आएगा, ठीक ना। ये याद रखेंगे, आसानी से याद रखने का आसान तरीका है। जो एंडिंग वाला है वो पहले रहेगा, डॉट डेल क्रॉस ई, और फिर जो स्टार्टिंग वाला है वो माइनस के बाद, और उसके बाद फिर फर्स्ट वाला डेल क्रॉस एच हो जाएगा, ठीक ना। अब इक्वेशन 1 से हम लोग देखें कि डेल क्रॉस ई के जगह पर रख सकते हैं डेल बी बाई डेल टी, और डेल क्रॉस एच के जगह पर इक्वेशन 2 से रख सकते हैं जे प्लस डेल डी बाई डेल टी। तो यहाँ रख कर माइनस N2 हो जाएगा, तो हम लोग का ई डॉट जे माइनस ई डॉट डेल डी डेल टी हो गया, ठीक ना। इन दोनों को एक साथ रख लेते हैं, इसको इधर की तरफ ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो रखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम लोग इस फॉर्म में ला लेते हैं। कैसे लाएंगे ये थोड़ा देखते हैं। तो एक को हम लोग कन्वर्ट करके दिखाते हैं, एच डॉट डेल बी डेल टी, ये वाला फॉर्म को लिया गया। एच बी को हम लोग म्यू एच लिख सकते हैं, म्यू को बाहर ले लिया गया, तो यहाँ पर हो जाएगा म्यू एच डॉट डेल एच बाई डेल टी, ठीक ना। अब क्या करते हैं, एच को अंदर की तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, तो अगर नॉर्मल हम लोग ए रहे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो उस डिफ्रेंसिएशन को बैलेंस करने के लिए हम लोग को हाफ आगे की तरफ लेना होगा। तो म्यू बाई टू डेल डी बाई डेल टी एच डॉट एच ले लिया गया, ठीक ना। अब इस हाफ और म्यू को अंदर की तरफ ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो हाफ रह जाएगा, ठीक ना। डेल बाई डेल टी रह गया बाहर की तरफ ही, हाफ हो गया। और म्यू इंटू एच की कोई एक म्यू इंटू एच को हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, बी से रिप्लेस कर देंगे, यानी डेल बाई डेल टी हाफ एच डॉट बी चला आया, ठीक ना। इसी तरह से दूसरे वाले टर्म के जगह पर इसको भी अगर हम लोग रिप्लेस करें तो डेल बाई डेल टी हाफ ई डॉट डी चला आएगा, ठीक ना। तो ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 3 पकड़ लिया गया इसको। अब क्या करते हैं, हम लोग इक्वेशन 3 को इंटीग्रेट करते हैं ओवर ए वॉल्यूम भी बाउंडेड बाय ए क्लोज सरफेस एस, और उसके बाद गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो इधर भी हम लोग इंटीग्रेशन ले लिया गया वॉल्यूम, इधर भी वॉल्यूम इंटीग्रेशन, इधर भी वॉल्यूम इंटीग्रेशन ले लिया गया, ठीक है। इसी को हम लोग यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है। वॉल्यूम इंटीग्रेशन लेने के बाद अब यहाँ पर गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर दिया गया, वॉल्यूम इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। बाकी जो टर्म है वैसे के वैसे उतार दिया गया। अब हम लोग इसको इधर ही रहने देते हैं, इस वाले को इस साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो हम लोग का फाइनल फॉर्म ये जैसे का तैसे रह गया, ये माइनस था इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस के फॉर्म में चला आया, और ये प्लस का प्लस ही रह गया, ठीक ना। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग को 3 टर्म मिले। ये 3 टर्म क्या क्या है। पहला वाला जो टर्म है ये जानते हैं एनर्जी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ठीक ना। मतलब एनर्जी डेंसिटी है एक तरह का ये। तो और उसका टाइम के साथ वेरिएशन, यानी ये हम लोग का पहला जो टर्म है और माइनस के साथ है, तो ये डिक्रीज इन टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इन वॉल्यूम भी को बतला रहा है, ठीक है। सेकेंड जो टर्म है वो रेट ऑफ वर्क डन ऑन द चार्ज इन द वॉल्यूम भी बता रहा है, ठीक ना। और थर्ड जो टर्म है वो रेट ऑफ आउटफ्लो ऑफ एनर्जी को बतलाता है, ठीक ना। ये रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एनर्जी को, ये रेट ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑन द चार्ज, और ये जो है रेट ऑफ आउटफ्लो ऑफ एनर्जी को बतला रहा है। यानी जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज हो रहा है वही 2 कामों में खर्च हो रहा है। पहला क्या, वर्क डन करने में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो चार्जेस पर वर्क डन करता है उसमें, और दूसरा जितना एनर्जी बाहर की तरफ निकल रहा है उतना ही, ठीक ना। तो यानी डिक्रीज ऑफ एनर्जी जो ही है वही वर्क डन में खर्च हो रहा है और आउटफ्लो ऑफ एनर्जी में भी खर्च हो रहा है, यानी यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन का अच्छे से फॉलो हो रहा है। और इसी स्टेटमेंट को हम लोग पॉइंटिंग थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो क्या कर सकते हैं कि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एनर्जी विद इन ए सर्टेन वॉल्यूम इज इक्वल टू द रेट ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड ऑन द चार्ज इनसाइड द गिवन वॉल्यूम प्लस द रेट ऑफ आउटफ्लो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी थ्रू द सरफेस बाउंडिंग द वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हम लोग का पॉइंटिंग थ्योरम हो गया। तो इस वीडियो में बस ये हम लोग को थ्योरी वाले टॉपिक पढ़ने थे। अब इस वीडियो के साथ ही मैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को ऐड कर दूंगा। कुछ प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा और कुछ एक्सरसाइज रहेंगे जिनको आप लोग सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ थ्योरी के क्वेश्चंस भी ऐड कर दूंगा जहां आप लोग को परेशानी रहेगी
आप लोग ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट हम लोग इसके बाद अगले वीडियो में चैप्टर 2 की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू।